तो गाइस मैं हुआ कि तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करते हैं एरिक रोवन से। तो भाई एरिक रोवन को लेके मैं आपको अपडेट्स वगैरह बता रहा हूँ कि वो सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन कर चुके हैं, यानी तो कर सकते हैं। अभी बताया जा रहा है मेल्टजर की तरफ से कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन कर चुके हैं। मेल्टजर का कहना है कि 4 साल कंपनी से दूर रहने के बाद एरिक रोवन फाइनली कंपनी के अंदर वापस आ चुके हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन कर चुके हैं। ये मैं आपको कवर कर रहा था तो बता ही रहा था कि एक तो भाई इन्होंने अपनी इंडी प्रमोशंस में अपीयर होने वाली शेड्यूल डेट्स को भी कैंसिल करा, दूसरा कि ये स्पॉट भी करे गए थे भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई टैलेंट्स जहाँ पर जाते हैं अपने मेडिकल चेकअप वगैरह के लिए, पीडब्ल्यू इनसाइडर ने कहा था। तो ये हिंट्स इनफ थे। ऑल्सो कहा जा रहा था भाई अंकल हाउडी के टीचर्स में कि यू फॉरगॉट अबाउट अस एंड दिस एंड दैट। तो आपको मालूम है कि वो टीचर्स भी आ रहे हैं, तो ऐसे में एरिक रोवन का सेंस बनेगा ही बनेगा। तो एरिक रोवन यस भाई ऑफिशियली साइन कर चुके हैं कंपनी के साथ, ये मेल्टजर ने कह दिया है। बाकी इससे ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है कि भाई कितना कॉन्ट्रैक्ट है लंबा, या फिर क्या पे चेक मिल रहा है इनको, या फिर क्या प्लान से, ज़्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज वो साइन कर चुके हैं एंड ऑब्वियसली अंकल हाउडी वाली स्टोरी के अंदर ही देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड ये है डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स मूव को लेके। तो भाई हमको मालूम है कि 2025 में मंडे नाइट रॉ यूएस नेटवर्क से हट के नेटफ्लिक्स पे जाने वाली है। अब काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब ये नेटफ्लिक्स पे जाएगी यूएस नेटवर्क छोड़ के, तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस भी उनसे छूट जाएंगे? क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस नेटफ्लिक्स पे सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने के लिए? इसका आंसर करा है खुद पॉल लेवेक यानी कि ट्रिपल एच ने, एंड बहुत अच्छा आंसर दिया ट्रिपल एच ने। ये आपको जरूर से सुनना चाहिए उनके ही शब्दों में। कहना है ट्रिपल एच का, दैट्स वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग, it's easy for our fan base. We have a long history of changing locations and a massive amount of our people, like 95% of our audience just completely comes with us. I think this will be no different. ट्रिपल एच का कहना है कि देखो ये OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह है ना, वहीं पे अब दुनिया जा रही है, वहीं पे लोग जा रहे हैं, वही अब ट्रेंड बन चुका है। तो ये हमारे फैन बेस के लिए भी काफ़ी ईजी है एंड हमारा जो है ना भाई एक बहुत लंबा इतिहास रह चुका है ऐसे लोकेशंस एंड टेलीविज़न नेटवर्क्स वगैरह, या फिर अपनी प्रोग्रामिंग को दिखाने के लिए जो नेटवर्क्स होते हैं वो चेंज करने का। तो ऐसा नहीं कि हम कोई पहली बार कर रहे हैं, यूएस नेटवर्क से पहले भी हम काफ़ी अलग थे, लेकिन उसके बाद यूएसए पे आए, कई बार हमने बीच में चेंज करा एंड हम लोग आगे भी करते रहेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहना है कि हमारी एक बहुत लॉन्ग टर्म हिस्ट्री रही है इस चीज़ की। उसके बाद कहते हैं कि और जो हमारी ऑडियंस, जितना हम जानते हैं 95% ऑफ हमारी जो ऑडियंस है, वो जो मैसिव फैन बेस है हमारा, वो हमारे साथ आता ही है, चाहे हम कहीं भी जाए, यूएसए से फॉक्स पे जाएँ, फॉक्स से यूएसए पे जाए, या CW पे जाएँ, या फिर चाहे नेटफ्लिक्स पे आ जाए, चाहे कहीं भी पीकॉक पे चले जाएँ, हमारी जो ऑडियंस है 95% वो हमारे साथ आती है। बाकी मुझे लगता है कि और कुछ अलग नहीं होगा, चीज़ें नॉर्मल ही रहेंगी। ये ट्रिपल एच ने कहा है। मेरे हिसाब से भाई जहाँ तक मुझे लगता है इससे और प्रॉफिट ही होगा और फ़ायदा होगा, कम नहीं होने वाली ऑडियंस, ये मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है भाई कमेंट करके आप लोग जरूर से बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मैट हार्डी एंड जेफ हार्डी दोनों को लेके, यानी हार्डी बॉयज को लेके। तो भाई क्या ये दोनों भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें वापस से देखने को मिल सकते हैं? देखो मैट हार्डी का तो भाई ऑलमोस्ट कन्फर्म है, या तो मुझे लगता है वो साइन कर चुके हैं, नहीं तो करने वाले हैं। अब जिस तरीके से भाई वो टीज वगैरह कर रहे हैं अंकल हाउडी को लेके, उससे देख के तो भाई किसी को भी यही लगेगा। बाकी जेफ हार्डी का मुझे थोड़ा संशय है, बिकॉज जिस तरीके से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से गए थे, उसके बाद रेगुलर अरेस्ट होना उनका, ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से भाई काफ़ी नेगेटिव है एंड आई डोंट थिंक TKO उनको लेना चाहेगी। बट स्टिल भाई बुकर टी जो कि थोड़े ज़्यादा जानते हैं चीज़ों के बारे में, वो इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं एंड कहते हैं I would love to see him back in WWE. मैट हार्डी की बात करें, I would love to see Jeff back in WWE. I want to see both of these guys going into the WWE Hall of Fame. They deserve it. They really do. The body of work those guys put in, the legendary matches that those guys had with teams like the Dudleys. Yeah, man, I want to see those guys take their rightful place one day. So maybe this is the beginning. This is the spark. I have not seen Jeff on AEW doing anything in quite some time. So he may be a free agent too, for all I know. कहना है इनका कि ये दोनों को, यानी जेफ हार्डी मैट हार्डी दोनों को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखना चाहते हैं कि हॉल ऑफ फेम के अंदर ये इंडक्ट हो, बिकॉज भाई ये डिजर्व करते हैं एंड अनडाउटली भाई डिजर्व तो करते हैं। इसमें गिनाने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई क्यों डिजर्व करते हैं, वो हम सबको पता है। लेकिन क्या जेफ हार्डी फ्री हैं? तो इनका कहना है कि जेफ हार्डी AEW में काफ़ी टाइम से दिखा नहीं है कुछ करते हुए खास। सो आई थिंक, यानी बुकर टी को लगता है कि वो भी एक फ्री एजेंट बन चुका है। तो मे भी भाई ये स्पार्क तो है, ये मौका तो है, मे भी हो सकता है कि ये डायरेक्शन हो इनके लिए, एक रास्ता हो इनके लिए जो कि हॉल ऑफ फेम की तरफ आगे बढ़े। मुझे भी यही लगता है, बाकी देखते हैं, वक्त बताएगा क्या आपको लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइस रेसलमेनिया 40 के लोकेशन अनाउंसमेंट के बारे में डिस्कस करते हुए। हालांकि अभी अनाउंस नहीं हुआ है भाई, लेकिन एक डेट आ चुकी निकल के सामने कि ये कब हो सकता है अनाउंस। कहा जा रहा है द साइट फॉर रेसलमेनिया 41 इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्मली अनाउंस्ड नेक्स्ट मंथ। कहा जा रहा है कि रेसलमेनिया 40 की जो वेन्यू होगी, जो लोकेशन होने वाली है भाई, वो अगले महीने पॉसिबली एक्सपेक्टेड है कि WWE अनाउंस कर देगी अगले महीने भाई। यानी मुझे लगता है बैकलेस के बाद वो फ्रांस में करेंगे बैकलेस, उसके बाद आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि अनाउंस कर देंगे। बाकी इस रिपोर्ट का
भी वही कहना है। तो अच्छी भी चीज़ एक तरीके से, बिकॉज रेसलमेनिया 40 में अगर करते भाई तो सीधा वहीं पे हाइप खत्म हो जाती है, हाँ पता चल जाता कि अगले साल है। लेकिन अब 1 महीने 1.5 महीने बाद करेंगे तो वापस से एक रेसलमेनिया वाली डिस्कशन छिड़ेगी। तो आई थिंक सही भी है। बाकी ये कुछ है बताया जा रहा अपडेट कि अगले हफ्ते, आई मीन अगले महीने, अगले हफ्ते भी कह सकते हो, ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाले महीना आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी WWE की तरफ से अनाउंस होते हुए WWE रेसलमेनिया 41 का लोकेशन, वेन्यू, एटीसी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फोर्ब्स की लिस्ट को लेकर। तो भाई फोर्ब्स की लिस्ट निकल के सामने आई है एंड यहाँ पे इन्होंने मोस्ट वैल्यूएबल प्रो रेसलिंग प्रमोशंस को लिस्ट करा है, मेंशन करा है। ऑब्वियसली नंबर 1 पे WWE होगी, हम सबको पता है, नंबर 2 पे AEW। तो यहाँ पे भाई हम लोग देखेंगे सिर्फ 2023 का रेवेन्यू, एस्टिमेटेड रेवेन्यू, टोटल नहीं है ये, एस्टिमेटेड 2023 का रेवेन्यू है ये, $1.33 बिलियन WWE के लिए। तो वहीं AEW के लिए $250 मिलियन। तो बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है। लेकिन भाई आपको भी पता है कि WWE बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ पे AEW लगभग WWE से 6 गुने 5 गुने पीछे है, WWE 5 गुने 6 गुने आगे है 2023 के रेवेन्यू के मामले में। तो अभी के हिसाब से भाई मैसिव WWE ने जनरेट करा 2023 में। साथ में फोर्ब्स ने भाई 3 सबसे ज़्यादा मैसिव ड्रॉज भी लिस्ट करे हैं WWE के लिए, जो कि 2023 के अंदर थे। ड्रॉज यानी नंबर्स जनरेट करने वाले। रोमन रेंस, कोडी रोड्स एंड रिया रिप्ली का नाम यहाँ पर रखा है कि ये टॉप 3 WWE ड्रॉज रहे 2023 में नंबर्स ड्रॉ करने के लिए। क्या आप लोग अग्री करते हो इस चीज़ से भाई? कमेंट करके जरूर से बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले आप 1 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री। हम लोग से 50-60 सब्सक्राइबर दूर है 73.9K के, तो बिल्कुल फ्री आप सब्सक्राइब कर लो। बाकी यहाँ पे आपको WWE की न्यूज़ वगैरह सबसे पहले मिलती रहेगी, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। बाकी भाई कोडी रोड्स क्या अपनी टाइटल जल्दी हार जाएंगे या फिर भाई इनकी भी रेन एक लंबी रेन होगी? बिकॉज बहुत सारे लोगों का मानना है कि इनकी भी रेन लंबी होगी एंड होनी भी चाहिए, डिजर्व करते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि इनकी रेन काफ़ी छोटी होगी। लेकिन भाई होने क्या वाला है, तो भाई इनकी जो रेन होगी ना वो मिड होगी। अब मिड मतलब डिफेंड वगैरह करने के टाइप में नहीं, या फिर बोरिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मिड मतलब ना लंबी होगी ना छोटी होगी, बीचों बीच की होगी। अब ऐसे में भाई ये आखिरी बार नहीं है कि कोडी रोड्स चैंपियन बने। कहा जा रहा है यहाँ पे कि कोडी रोड्स इसके बाद भी कई बार चैंपियन बनेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है कि आखिरी बार है। तो कोडी रोड्स भाई कंपनी के फ्यूचर है ऑब्वियसली। लेकिन ये वाली जो इनकी रेन होने वाली है ना भाई, वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। इसके पीछे के 2-3 रीजन्स हैं। एक तो कि भाई जस्ट ये टाइटल लगभग रोमन के हाथों 1314 से दिन रह गई, मतलब बहुत लंबी रह गई। तो वापस ये उतने दिन तो नहीं रहेगी कोडी के हाथों में। एंड ये सेम टाइटल भाई एक लंबी रेन नहीं देगी। अगर ये दूसरी टाइटल होती तो एक अलग बात होता, लेकिन ये सेम टाइटल लंबी रेन नहीं देगी। दूसरा लॉजिक यहाँ पे ये है कि जितने भी भाई लंबी रेंज थी वो सब खत्म हो गई। रोमन हार गए, सेथ हार गए, गुंथर हार गए, रिया रिप्ली अनफॉर्चुनेटली हार गई, टाइटल वेकेट उन्होंने कर दी। तो हो सकता है कि अब WWE का माइंडसेट हो कि अब लंबी रेंज नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि अब छोटी छोटी रेंज हो ताकि टाइटल हैंड चेंज करते जाए, सुपरस्टार्स को अपॉर्चुनिटी मिलती जाए एंड कुछ रिफ्रेशमेंट मिलते जाए हमें TV पे। तो अभी के हिसाब से भाई कोडी की रेंज ज़्यादा लंबी नहीं होगी। मे बी ये भी हो सकता है कि अगले साल रेसलमेनिया में वो चैंपियन के तौर पर एंटर भी ना करें। अभी मैं आपको यही बता सकता हूँ मैक्स टू मैक्स। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स आई, होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।